उन्होंने कहा था कि साल में 2 करोड़ नौकरियां देंगे। आज 6 साल पूरे हो गए माननीय मोदी जी, 12 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं? आज उन्होंने कहा था कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। एक स्मार्ट सिटी का आप मुझे नाम बता दीजिए जहां मैं घूम के आ सकूं। और ट्रेनें आप चला रहे हैं तो कब चला रहे हैं? जब 1 महीना 1.5 महीना गुजर जाने के बाद आप मजदूर पैदल चला रहा, उसको बॉर्डर पे ऑर्डर क्रॉस नहीं करने दिया, बेचारे वहां से फिर पैदल वापस अपने वहां गंतव्य स्थान पे गए जहां से वो चल कर गया। बुंदेलखंड हमेशा प्राकृतिक आपदाओं का दंश झेलता रहा है। वही है कि आज बुंदेलखंड का जो किसान था वो मजदूर बनकर के दिल्ली, गुजरात, बम्बई में जाकर के मजदूरी करता है, लोगों की चौकीदारी करता है, और उनके साथ वहाँ पर कैसी घटनाएं होती हैं इससे सब लोग अनजान बने हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार इंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूं सद्दाम हुसैन। जन की आवाज़ में, आवाम की आवाज़ में आज हम हैं हमीरपुर की बीमार गांव में। बीमार गांव में हम लोगों से राय लेंगे कि पिछले 6 साल में मोदी सरकार ने कितना विकास किया, कितने वादे थे जो छूट गए हैं। यहाँ पर कुछ लोग उपस्थित हैं, आइए बात करते हैं। मोदी जी के कथनी और करनी में कितना अंतर समझते हैं आप? देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने पूछा। मैं राजू यादव मुस्करा से रहने वाला, समाजवादी पार्टी जिला उपाध्यक्ष लोहिया वाहिनी। देखिए, कथनी और करनी मोदी जी ने 2014 में बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। उन्होंने कहा था कि साल में 2 करोड़ नौकरियां देंगे। आज 6 साल पूरे हो गए माननीय मोदी जी, 12 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं? आज उन्होंने कहा था कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। एक स्मार्ट सिटी का आप मुझे नाम बता दीजिए जहां मैं घूम के आ सकूं। और जो कि इनके जो सांसद थे आज पूर्ण बहुमत से दूसरी बार सरकार केंद्र में चला रहे हैं, और इनके सबसे ज़्यादा सांसद होने के नाते हर एक सांसद के पास एक गोद लिया हुआ गांव था, जो कि उस गांव की हालत आप जाके दिखाइएगा। आप पत्रकार बंधु हैं, आप जा सकते हैं, हम तो देख चुके हैं उसमें किस प्रकार से विकास हुआ है, ये आप ही दिखा दीजिएगा। ट्रेनें रास्ता भटके जा रहे हैं, इस पर क्या कहना है आपका? ट्रेनें रास्ता भटक रही हैं, ये बहुत ही अपने देश की बहुत ही बुरी स्थिति है कि पता चल रहा है कि 7-7 दिन तक ट्रेनें जा रही हैं, रास्ता ही नहीं मिल रहा उन लोगों को। और भूखे प्यासे मजदूर, ट्रेनें आप चला रहे हैं तो कब चला रहे हैं? जब 1 महीना 1.5 महीना गुजर जाने के बाद आप मजदूर पैदल चला रहा, उसको बॉर्डर पे अब हमारे एक अभी की घटना है, एक चल कर के आए थे यहाँ से इंदौर साइड से, वहाँ से ये बॉर्डर पड़ता है हमारा कैमा बॉर्डर महोबा के पास, यूपी और एमपी का। वहाँ तक पैदल चल कर रखे आए तो पता चला कि 25 लोग यहाँ खड़े ही लोधन के गांव के थे रहने वाले। उन लोगों को बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया, बेचारे वहाँ से फिर पैदल वापस अपने वहाँ गंतव्य स्थान पे गए जहाँ से वो चल कर के आए थे। अब बताइए इससे ज़्यादा क्या स्थिति हो सकती है? यहाँ के प्रतिनिधियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। आपके क्या विचार हैं? सरकार इस दिशा में बुंदेलखंड का कितना ध्यान दे रही है और क्या करना चाहिए था? क्या विचार है आपका? देखिए, मेरा नाम विनय तिवारी है, अध्यक्ष बुंदेलखंड नवनिर्माण से। जबकि प्रायः जैसा बुंदेलखंड के मुद्दे पर आपने हमसे बात की है, तो निश्चित तौर पर यदि देखा जाए बुंदेलखंड की स्थिति को, आज से लगभग 70 साल पहले भी जो बुंदेलखंड की स्थिति थी, आज 70 साल बाद भी बुंदेलखंड की वही स्थिति है। राजस्व की अगर बात करें तो बुंदेलखंड एक अलग ऐसा क्षेत्र है जहाँ से जिसका राजस्व पूरे भारत में जाता है। यहाँ अरबों की संख्या में महीनों में खनन होता है। लेकिन यदि केंद्र सरकार की बात करें, आपकी केंद्र सरकार को लगभग 6 साल हो गए हैं और उत्तर प्रदेश सरकार को लगभग 3 साल। यदि बात की जाए बुंदेलखंड के विकास की, तो बुंदेलखंड के विकास के नाम पर यहाँ ढकोसले किए गए हैं पूर्ण रूप से, चाहे खनन को लेकर के रहा हो या बुंदेलखंड में पानी की समस्या या सड़कों की समस्या, बिजली की समस्या, निरंतर इससे ग्रसित रहे हैं यहाँ के बुंदेलखंड वासी। सबसे बड़ी विडंबना इस बात की है कि यहाँ पर पानी के नाम पर हजारों करोड़ डकार गए यहाँ की सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार रही हो, चाहे वो राज्य की सरकार रही हो। माननीय मोदी जी और योगी जी हमेशा बुंदेलखंड के विकास की बात करते हैं। उन्होंने तो नारा भी दिया था कि हम बुंदेलखंड राज्य बनाएंगे। उमा भारती जी ने वादा किया था, केंद्रीय मंत्री रहीं पूर्व में, लेकिन बुंदेलखंड राज्य नहीं बनाया। बुंदेलखंड वासी चाहता है कि बुंदेलखंड राज्य बने और बुंदेलखंड का विकास तभी संभव होगा। क्योंकि अन्य प्रदेश यदि देखें तो मध्य प्रदेश का संभाग बुंदेलखंड में आता है, उत्तर प्रदेश का संभाग बुंदेलखंड में आता है। पूर्व में केंद्र में भी और राज्य दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार रही, लेकिन किसी भी तरह से बुंदेलखंड के विकास के लिए इन्होंने कोई काम नहीं किया। और हमेशा ढकोसले वादे, ऐसे वादे कॉलोनियों के नाम पर। यहाँ पर आप देखें तो पंचायत चुनाव भी लगभग नज़दीक हैं, पंचायत में भी देखें तो केंद्र या राज्य का कोई दबदबा कायम नहीं। यहाँ पर प्रधान, एक बार प्रधान बन जाने के बाद व्यक्ति अपने 3 पुश्तियों का विकास कर लेता है। बुंदेलखंड की आवाम, आप अभी देखे होंगे, प्रवासी मजदूर लगातार पलायन कर रहे हैं बुंदेलखंड से। बुंदेलखंड का लगभग 40% मजदूर
जो पहले किसान था, यहाँ पर बुंदेलखंड में प्राकृतिक आपदाओं का दंश हमेशा झेलता रहा है। बुंदेलखंड पानी की समस्या रही, कहीं ओले गिरे, कहीं पत्थर गिरे, कहीं सूखा हुआ, तो निश्चित तौर पर बुंदेलखंड हमेशा प्राकृतिक आपदाओं का दंश झेलता रहा है। वही है कि आज बुंदेलखंड का जो किसान था वो मजदूर बन कर के दिल्ली, गुजरात, बम्बई में जा कर के मजदूरी करता है, लोगों की चौकीदारी करता है, और उनके साथ वहाँ पर कैसी घटनाएं होती हैं इससे सब लोग अनजान बने हुए हैं। जबकि बुंदेलखंड ऐसा क्षेत्र है जहाँ ज़मीनों की कमी नहीं है, इतना ज़्यादा संभाग पड़ा हुआ है जहाँ ज़मीन आप देखें तो ऊसर, जहाँ कुछ होता नहीं है उस ज़मीनों पर जाकर के आप प्लांट लगा सकते हैं। यहाँ पर बुंदेलखंड में देखें बरगढ़ पड़ता है शंकरगढ़ के पास, बुंदेलखंड का नहीं पूरे भारत का सबसे बड़ा आप कांच का उत्पाद था, लेकिन वहाँ कई साल पहले राजीव गांधी ने चालू की थी, लेकिन आज भी वो बंद पड़ी है। कताई मिलें थी बुंदेलखंड में, पूरी तरह से बंद पड़ी हैं। तो आप बुंदेलखंड के मजदूरों का कैसे विकास करेंगे? मजबूरी है उन्हें दिल्ली बम्बई जाना। एक तरफ देश कोरोना के संकट से गुजर रहा है, दूसरी तरफ भाजपा सरकार के 6 साल बेमिसाल। आपकी क्या राय है? जी, जीत सिंह वर्मा, जिला अध्यक्ष भारतीय विद्यार्थी युवा बेरोजगार मोर्चा हमीरपुर। जैसा कि आज हमारा देश आपातकालीन स्थिति में है, सभी देश एक महामारी से जूझ रहे हैं और भारत सरकार कोरोना महामारी से लड़ने के लिए जो भी फैसला करती है, हम सभी प्रकार के फैसले में उनके साथ हैं। सभी से निवेदन करते हैं कि मास्क वगैरह लगाएं, सभी से निवेदन करते हैं सोशल डिस्टेंस का पालन करें। साथ ही साथ बेमिसाल वाली जो बात है, तो 6 साल हो चुके हैं। 6 साल जिस समय गवर्नमेंट बनी थी, बनने से पहले माननीय पीएम नरेंद्र मोदी सर ने वायदे किए थे प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी दी जाएंगी और 15 लाख प्रत्येक व्यक्ति के खाते में आएगा। काला धन जो विदेश में जमा है वह आपके खाते में आ जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति की जांच कराई जाएगी, कोई भी योजनाएं हों जो घोटाले हों उसकी जांच कराई जाएगी। लेकिन 6 साल हम स्थिति देखते हैं, बेरोजगारी अपनी चरम पर है, शिक्षा का खस्तेहाल हो चुका है और रोजगार तो वैसे ही समाप्त हो चुके हैं। सरकार की अगर स्थिति देखी जाए तो 6 साल में बिल्कुल मजदूर, किसान, विद्यार्थी, बेरोजगार बिल्कुल खस्तेहाल स्थिति में आ गए हैं। सरकार का एक नारा था सबका साथ सबका विकास, तो आप कहाँ तक इससे सहमत हैं? सरकार का जो नारा था सबका साथ सबका विकास, तो जहाँ तक कहा जाए ये सरकार इस नारे से बिल्कुल विफल है, क्योंकि सरकार ने जो नारे दिए थे और सरकार की जो नीतियाँ हैं इसके बिल्कुल विपरीत हैं। अभी वर्तमान में लॉकडाउन से पहले जो कुछ नीतियाँ उभर के आई थी, NCR, NPR, CAA जैसी नीतियों में स्पष्ट तौर पर माननीय पीएम या उसके वक्ता स्पष्ट बोल रहे थे कि ये इसमें सिर्फ देश के मुसलमानों से हम उनकी नागरिकता सिद्ध करने के प्रमाण मांग रहे हैं। तो क्या देश का मुसलमान यहाँ का नागरिक नहीं है? क्या देश के मुसलमानों को हम एक साइड रख करके देश का विकास कर सकते हैं? 2011 के अनुसार 17 से 17.5 करोड़ इस देश में मुसलमानों की आबादी थी, आज बढ़ कर के 23 से 24 करोड़ हो चुकी है। आप 23 से 24 करोड़ लोगों को साइड में रख करके देश का विकास करना चाहते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं आप, जो कि बिल्कुल ही असत्य है। और इस तरीके के जितने भी इनके नियमों को देख लिया जाए, चाहे सरकार के वायदे हों और सरकार ने कहा था न खाएंगे न खाने देंगे, उसमें अगर स्थिति देखी जाए, लैग पेट घोटाला हो गया आपका और PNB घोटाला हो गया, ये बड़े बड़े जो घोटाले हुए हैं और घोटालेबाजों को देश से निकाला गया है। पीएम साहब ने कहा था कि हम देश के चौकीदार हैं। आप चौकीदार होते हुए भी हज़ारों करोड़ खाने वाले लोगों को देश से बाहर निकाल देते हैं। क्या ये देश हिसाब नहीं मांग सकता? हिसाब मांग सकता है। सरकार को हिसाब देना होगा, क्योंकि आज तो आप केंद्र में भी हैं, आप राज्य में भी हैं। ये हिसाब का दायित्व तो आपका ही बनता है और आज जो GDP गिरी है इसकी भी जिम्मेदारी आपको ही लेनी होगी।